गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन है। देखिए, आज का हमारा जो सेशन है धातु अधातु का भाग 4 है। और आइए हम लोग भाग 4 में पढ़ते क्या है, धातु के निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, धातुओं का निष्कर्षण होता क्या कैसे है। अयस्क से शुद्ध, अयस्क से शुद्ध, अयस्क से शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त, शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण तथा धातु कर्म कहते हैं। धातु निष्कर्षण, धातु निष्कर्षण, निष्कर्षण तथा धातु कर्म कहते हैं, तथा धातु कर्म कहते। देखिए, इसको क्या कहते हैं कि धातुओं का निष्कर्षण होता है क्या, अयस्क से शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण तथा धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से हम शुद्धता प्राप्त करेंगे, शुद्धि प्राप्त करेंगे, उसी को क्या कहेंगे, धातु निष्कर्षण या धातु कर्म। ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा कि क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का निष्कर्षण देखेंगे। क्रिया, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का निष्कर्षण। इसको समझना है। देखिए, निम्न अभिक्रियाशील धातु ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला निम्न अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु। दूसरा है, पहला निम्न अभिक्रियाशील धातु, दूसरा मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और तीसरा है अधिक अभिक्रियाशील धातु। तीसरा क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु। देखिए, पहला क्या है कि अयस्क में उपस्थित होगा। अयस्क में उपस्थित होते क्या है, कैसे हो। देखिए, अयस्क में उपस्थित धूल, अयस्क में उपस्थित धूल, मिट्टी, कण, धूल मिट्टी कण को दूर करने की प्रक्रिया, कण को दूर करने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाती है। अयस्क का सांद्रण कहलाती है। देखिए, बात को समझिए। यहाँ पे अयस्क सांद्रण क्या होता है कि अयस्क में उपस्थित जो भी क्या रहेगी, धूल, मिट्टी, कण को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अयस्क का सांद्रण कहलाएगी। अब हम लोग थोड़ा अयस्क के सांद्रण के बारे में चार्ट के माध्यम से क्या करेंगे, समझेंगे। इसको पहले नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिए जल्दी से।
देखिए क्या होता है कि अयस्क से क्या बनेगा बेटा कि अयस्क का सांद्रण बनेगा। क्या बनेगा? अयस्क से देखिए क्या बनेगा? अयस्क का सांद्रण। अब इसको क्या करना है कि हम लोग चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, देखिए पहले अभिक्रिया में बताया इसमें कौन कौन सी उच्च अभिक्रियाशील धातु, उच्च अभिक्रियाशील धातु, और दूसरा क्या बताया था बेटा? मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और उसके क्या बताया था? एक तो निम्न अभिक्रियाशील धातु, जो तीसरा था निम्न अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि देखिए इस पर एक अभिक्रिया कराएंगे गलित धातु का विद्युत अपघटन कराएंगे। ठीक है, सीधी बात है कि इसको गलाएंगे तो गलित धातु का विद्युत अपघटन, जब इसको क्या करेंगे? खूब गर्म करेंगे, विद्युत अपघटित करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा? हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? शुद्ध धातु। ठीक है, देखिए अयस्क से हम लोग क्या किए? अयस्क का सांद्रण कराए। सांद्रण को तीन भागों में बांटे: उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और निम्न अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि उच्च अभिक्रियाशील धातु कैसे होगी? इसको धातु के विद्युत अपघटन पे क्या करेंगे? खूब गर्म कर देंगे। जब गर्म कर देंगे तो वो अलग होगा, तो उसमें शुद्ध धातु हमको क्या होगी? प्राप्त होगी। ठीक है, दूसरा देखिए मध्यम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए मध्यम में क्या होगा कि पहला कार्बोनेट अयस्क लेंगे, कार्बोनेट अयस्क लेंगे। हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताएंगे, अभी थोड़ा बस इसको समझ लीजिए। कार्बोनेट अयस्क लेंगे, फिर सल्फाइड अयस्क लेंगे। क्या लेंगे बेटा? सल्फाइड अयस्क लेंगे। ठीक है, जो कार्बोनेट अयस्क से प्राप्त होगा निस्तापन होगा। क्या होगा? निस्तापन। जब इसको निस्तापित कराएंगे हम तो प्राप्त क्या होगा? और इसको सल्फाइड अयस्क को क्या कराएंगे? भर्जन। तो दोनों से हमको जो प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा धातु का ऑक्साइड, धातु में अपचयन, धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, धातु में अपचयन होगा। ठीक है, और ये पूरी प्रक्रिया जो हो जाएगी तो क्या होगा? धातु शोधन हो जाएगा। तो धातु का शोधन हमको क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। ये रहा हमारा मध्यम अभिक्रियाशील। अब हम लोग बढ़ेंगे निम्न अभिक्रियाशील धातु पे। देखिए इसमें क्या लेते हैं? सल्फाइड अयस्क। क्या लेते हैं बेटा? सल्फाइड अयस्क लेते हैं। और जब ये पूरी तरह अभिक्रिया करता है तो इसका हम भर्जन करते हैं। भर्जन करने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है? धातु प्राप्त होगी। और जो धातु प्राप्त होगी उसका क्या होता है? परिष्करण। क्या होता है बेटा? परिष्करण। तो ये हमारा रहा चार्ट के माध्यम से हम अयस्कों के सांद्रणों को जाने पहचाने। अब क्या होगा कि इसको बारी बारी से हम लोग समझ लेते हैं कि उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रिया धातु से क्या करते हैं? क्रिया करा देते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए आइए हम लोग पढ़ते हैं पहला सक्रियता श्रेणी के सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी
के सबसे नीचे, सक्रियता श्रेणी के सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। सक्रियता श्रेणी के सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, देखिए इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। ये धातुएं सक्रियता श्रेणी में, ये धातुएं सक्रियता श्रेणी में, ये धातुएं सक्रियता श्रेणी में नीचे होने के कारण, नीचे होने के कारण, सक्रियता श्रेणी में नीचे होने के कारण बहुत कम क्रियाशील होती हैं, बहुत कम क्रियाशील बहुत कम क्रियाशील होती हैं, जिस कारण इन धातुओं के, जिस कारण इन धातुओं, जिस कारण इन धातुओं के अयस्कों को, धातुओं के अयस्कों को केवल गर्म करने से ही, गर्म करने से ही, धातुओं के अयस्कों को केवल गर्म करने से ही धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है, धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के से समझेंगे हम लोग। उदाहरण, सीने बार HGS, सीने बार किसको बोलते हैं बेटा? सीने बार HGS को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? HGS, ठीक है। मरकरी का एक अयस्क है, मरकरी का एक अयस्क है, वायु में गर्म करने, वायु में गर्म करने, सिनेबार HGS मरकरी का एक अयस्क है जो वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में परिवर्तित होता है, HgO में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर, और अधिक गर्म करने पर, और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड
मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में बदल जाता है, मरकरी में बदल जाता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड किस में बदल जाता है बेटा? मर्क्यूरी में बदल जाता है। इसको देखिए, यहां से स्टार्ट किया जाता है। सिनेबार क्या है? HGS है। HGS को हम क्या कर रहे हैं? O2, O2 में परिवर्तित, O2 इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म, जिसको बोलते हैं भर्जन। क्या बोला जाता है? भर्जन। गर्म को ही क्या बोला जाता है? भर्जन। तो ये प्राप्त क्या होगा? HgO प्लस O2 क्या हो गया? उड़ गया। O2 क्या होगा? उड़ गया। इसको बोला जाता है क्या? सीने बार। इसमें तनिक भी कंफ्यूजन मत होइएगा। सीने बार। इसको क्या बोला जाता है? पता है आपको? ऑक्सीजन। और इसको क्या बोला जाएगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। देखिए, इसको बैलेंस हम लोग करते हैं तो HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस सिनेबार HGS, इसको क्या करेंगे? जब परिवर्तित करेंगे तो Hg प्लस क्या हो जाएगा? सल्फर डाई ऑक्साइड। तो Hg इसमें है, इसमें भी Hg है, तो ये क्या चाहिए बेटा? एक Hg इधर हो जाएगा 2Hg, और इधर क्या प्राप्त होगा? 2Hg हो गया, और एक Hg इधर हो गया। कितना? 3 हो गया। तो 3Hg हमको चाहिए। यस, एक ठो है, एक ठो है, और O2 क्या होगा? उड़ जाएगा। क्या होगा जी? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, समझ में आई तो इसको नोट कर लीजिए। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी के मध्य में होने वाली धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, इसको समझते हैं कि देखिए, सक्रियता श्रेणी के मध्य में, सक्रियता श्रेणी के मध्य में, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं की, स्थित धातुएं की, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं की अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, मध्यम। अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह प्रायः, प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में, सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में, सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से, धातु को
उसके ऑक्साइड को कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त अधिक आसान है। ऑक्साइड से प्राप्त अधिक आसान है। इसलिए अपचयन से पहले अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। जैसे सल्फाइड अयस्कों को भर्जन विधि से किया जाएगा। कौन सी विधि? भर्जन विधि। और कार्बोनेट अयस्कों को निस्तापन विधि से अब हम लोग समझेंगे कि भर्जन क्या है। भर्जन या जारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भर्जन को ही क्या बोलते हैं? जारण। तो भर्जन और जारण में क्या है कि कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर हम लोग बात भर्जन और जारण को भर्जन या जारण को समझ लेते हैं तो बात बन जाएगी। देखिए इसमें होता क्या है, सल्फाइड अयस्कों को सल्फाइड अयस्कों को वायु क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु के नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म उपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु के नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया को
भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? भर्जन कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सल्फाइड अयस्क को क्या करते हैं? ऑक्सीजन से, सल्फाइड अयस्क को वायु ऑक्सीजन से जोड़ते हैं और इसका भर्जन कराते हैं। क्या कराते हैं? भर्जन। तो हमें प्राप्त क्या होता है? ऑक्साइड अपचयन। क्या प्राप्त होता है? ऑक्साइड अपचयन प्राप्त होता है। देखिए इसको देखेंगे हम लोग, समझेंगे कि देखिए ये जिंक सल्फाइड है। क्या है बेटा? जिंक सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? ZnS। और हम इसको क्या करेंगे? ऑक्सीजन से क्या करेंगे बेटा? अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पे जब भर्जन होगा तो क्या प्राप्त होगा? ZnO। ZnO मतलब जिंक सल्फाइड। क्या बोलते हैं ZnO को? जिंक सल्फाइड प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा जी? अपचयन होगा तो SO2। क्या प्राप्त होगा? SO2 मतलब सल्फर डाई ऑक्साइड। ये बहुत ही खतरनाक गैस होती है, ठीक है, वायु में बहुत ही खतरनाक गैस। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करिए। देखिए हमारे पास Zn है, इधर भी क्या है बेटा? Zn है। यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे क्या चाहिए? O2 बनाने के लिए 2। और ये जब Zn होगा तो 2Zn हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2Zn। अब क्या होगा? सल्फर। देखिए हमारे पास क्या चाहिए? सल्फर भी तो 2 हो गया, तो यहाँ पर सल्फर भी तो 2 चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? कर लीजिए। और सुनिए बेटा, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग। ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो गया? 2 है और यहाँ पे 1 है। 2 1 3। तो यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये रहा हमारा मध्यम। हम लोग पढ़ लिए कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में होने वाली धातुओं का निष्कर्षण। एक ठो और बचा है, उसको पढ़ लेते हैं, नोट कीजिए। देखिए हम लोग समझते हैं निस्तापन के बारे में। किसके बारे में बेटा? निस्तापन। बार बार शब्द आ रहा है तो इसको भी आप लोग समझिए कि निस्तापन है क्या। नोट कीजिए। वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को इतना गर्म करते हैं, अयस्क को इतना गर्म करते हैं, वायु की उपस्थिति में अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि वह पिघले नहीं, कि वह पिघले नहीं और ऑक्साइड अयस्क में बदल जाए। पिघले भी नहीं और ऑक्साइड अयस्क में बदल जाए। इस अभिक्रिया को निस्तापन करते हैं। इस अभिक्रिया को निस्तापन कहते हैं। लेकिन निस्तापन में हम लोग करेंगे क्या कि कार्बोनेट ऑक्साइड, देखिए पहले वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को इतना गर्म करते हैं, ठीक है, ज्यादा को गर्म नहीं कर देंगे कि पिघल जाएगा अयस्क, इतना गर्म करते हैं कि पिघले नहीं, ऑक्साइड में बदल जाए। इस अभिक्रिया को निस्तापन कहते हैं, ठीक है। तो कार्बोनेट ऑक्साइड हम लोग लेते हैं। देखिए कार्बोनेट ऑक्साइड, और इसको क्या करेंगे? निस्तापन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? निस्तापन। तो प्राप्त क्या होता है? ऑक्साइड अयस्क। क्या प्राप्त होगा? ऑक्साइड अयस्क में भी बदल जाते हैं, ठीक है। तो होगा क्या? ZnCO3 हम लोग लेते हैं किसको? ZnCO3 जिंक कार्बोनेट को।
यहाँ पे देखिए ZnCO3 इसको कहा जाता है जिंक कार्बोनेट। क्या कहा जाता है? जिंक कार्बोनेट। और हम लोग निस्तापित करेंगे, क्या करेंगे? निस्तापन इसका, निस्तापन। तो प्राप्त क्या हो गया? देखिए Zn क्या प्राप्त होगा? Zn, और ये क्या होगा? प्लस CO2 क्या होगा? ऊपर उड़ जाएगा। CO2 क्या होगा? ऊपर उड़ जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या? जिंक ऑक्साइड। ऑक्साइड में ये क्या करेंगे? परिवर्तित होता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अयस्क ऑक्साइड का अपचयन कैसे होता है। अयस्क ऑक्साइड का अपचयन। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। देखिए अयस्क के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करने के, अयस्क के ऑक्साइड, अयस्क के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त, अयस्क के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग अपचयन कहलाता है। अपचयन, अयस्क के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग, अपचयन करने के लिए किसी एक गालक का अयस्क, किसी एक गालक का अयस्क, किसी एक गालक का अयस्क के ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं। गालक का अयस्क के ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं। नोट लिखिए, जैसे करते क्या है? ZnO को क्या बोला जाता है बेटा? जिंक ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? जिंक ऑक्साइड बोला जाता है। तो ये जब कार्बन से क्रिया करें, किससे? इसमें जब कार्बन इंक्लूड किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? Zn। क्या हो जाएगा? Zn प्लस CO। CO को कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहा जाता है? कार्बन मोनो ऑक्साइड, जो कि रेफ्रिजरेटर में पाई जाते हैं। ठीक है, कार्बन मोनो ऑक्साइड ये बहुत ही खतरनाक गैस है। ठीक है, वायु में। और इसको क्या बोला जाता है? जिंक। क्या बोला जाता है? जिंक। ठीक है, तो ये हमारा रहा। नोट में थोड़ा लिख लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह पदार्थ जो उच्च ताप पर, वह पदार्थ जो उच्च ताप पर अयस्क में उपस्थित, वह पदार्थ जो उच्च ताप पर अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलाकर अपने साथ जोड़ लेता है। गलाकर क्या करेगा? ये अपने साथ जोड़ लेता है।
अपचयित धातु को अशुद्धि को अपचयित धातु से अशुद्धि को अपचयित धातु से अशुद्धि को अलग कर देता है, गालक कहलाता है, गालक कहलाता। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोगों का ये सेशन धातु अधातु का देखिए संक्षारण को सीखना है कि संक्षारण होता क्या है। ठीक है, देखिए संक्षारण जब कोई धातु, वायु, नमी या रासायनिक पदार्थ के कारण धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, तब इस प्रक्रिया को धातुओं का संक्षारण कहते हैं। आप धातु देखे होंगे उसमें जंग लग जाती है, नमी के कारण, आर्द्रता के कारण, बात समझ रहे हैं, वायु के कारण, तो धीरे धीरे धातु क्या होती है, नष्ट हो जाती है, उसी को हम संक्षारण कहते हैं। देखिए उदाहरण जैसे चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं, चांदी की वस्तुएं क्या हो जाती हैं बेटा, काली हो जाती हैं, हम खूब उसको रगड़ते हैं, अमलगम बताए थे ना, तो उसमें क्या होता है कि मिश्रण करके जब व्यापारी आते हैं तो आप लोग देते हैं तो उसमें चांदी का टुकड़ा धीरे धीरे काला होता जाता है, गिरता जाता है, तो धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट हो जाती है। आगे कापर पर हरे रंग की परत का चढ़ जाना, कापर पर क्या होता है, हरा रंग चढ़ जाता है, तो कापर धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होने लगता है। लोहे में जंग लगना, लोहा में अगर क्या है, नमी है, वायु चल रही है, बात समझ रहे हैं, वायु में अब रख दिए, नमी हो गया, आर्द्रता आ गई, तो लोहे में जंग लगना शुरू हो गया। अगर जब क्या होगा, जब जंग उसमें लगेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, लोहा धीरे धीरे कटने लगेगा, छटने लगेगा और नष्ट होने लगेगा। ठीक है, उसको हम कट कर देंगे, टेंशन न लेने का। अब इधर देखिए संक्षारण से सुरक्षा, संक्षारण से सुरक्षा। अब हम कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, इसका क्या होता है बेटा, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, सुरक्षा जान लीजिए, कैसे बचेंगे इससे, कैसे चीज़ों को, धातुओं को बचाएंगे हम। पहला है यशद लेपन। यशद लेपन क्या होता है, किसी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उसका यशद लेपन करते हैं। ठीक है, जब दो धातुओं को गलाकर तीसरी धातु बना ली जाती है। आप लोग धातुओं को गलना पढ़ाए थे, गलनांक, ठीक है, तो जब गलाएंगे तीसरी धातु को प्राप्त करेंगे, यह क्रिया क्या होगी बेटा, यशद लेपन कहलाएगी। बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मिश्र धातु बनाकर। जब कोई धातु को संक्षारण से बचाना होता है तो दो धातु मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं। मिश्र धातु अभी हम कई ठो मिश्र धातु बताएंगे, कॉपर टीन का मिश्रण, लोहे का मिश्रण, सब अभी बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में पेंट करके, अभी लोहा है, इसमें जंग लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, लोहे को पेंट कर देंगे। बात समझ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका संक्षारण होगा, बच जाएगा। ग्रीस या तेल लगाकर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोहे में, कॉपर में, टीन में, या आप देखिए कोई भी मशीनरी आती है उसमें क्या होता है कि आप तेल लगाकर और ग्रीस लगाकर उसको संक्षारित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? थोड़ा इसको नोट कीजिए। आइए देखते हैं हम लोग मिश्र धातु के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? मिश्र धातु के। और यहाँ पे मिश्र धातु होती क्या है कि देखिए ये दो धातु को मिलकर बनाती है और तीसरी धातु में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हम कहें कि देखिए पीतल है, पीतल सभी लोग देखे होंगे, पीतल का लोटा, पीतल का गिलास, पीतल का बर्तन होता है ना। तो देखिए किससे किससे मिलकर बना होता है। देखिए ये बनता है कॉपर से और जिंक से मिलकर बनता होता है। कॉपर का मात्रा ज़्यादा होता है, कॉपर अगर 70% होता है तो जिंक 30% होता है, और दोनों मिलकर किस में परिवर्तित हो जाता है? पीतल में। बात समझ में आई? तो परीक्षा में देगा कि कॉपर किससे किससे मिलकर बनता है, ऑप्शन दे देगा, इतना डीपली आंसर दे देगा कि लगेगा कि सब सही दिया। बोल देगा कॉपर जिंक, कॉपर शीशा, कॉपर लोहा, कॉपर टीन, तो आप क्या मारेंगे? जब पढ़े रहेंगे तब ना ठीक करेंगे कि कॉपर और जिंक। कांसा किससे किससे मिलकर बनता है? कॉपर
88% मात्रा रहता है, और टिन एसन जो होता है केवल 12% मात्रा होता है, जो कि देखिए ये बनाने में आता है, बर्तन बनाने में आता है और मूर्तियां बनाने में। मूर्तियां बनी है अभी देखो, दुर्गा जी की, गणेश जी की, राक्षस की बनी है कि नहीं बनी है। ये सब जो मूर्तियां बनती हैं ये कापर और एसन से ही मिलकर बनती है। एसन की मात्रा थोड़ा कम रहती है, कापर की मात्रा थोड़ा ज्यादा रहती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे देखिए, मशीन के पुर्जे तथा बर्तन बनाने में ऊपर वाला जो पीतल का काम है, मशीन के पुर्जे तथा बर्तन बनाने में पीतल का बर्तन आता है ना, तो वही होता है। आगे देखिए, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बनता है? तांबा और जस्ता और निकिल से, 3 धातु से मिलकर बनता है क्या? जर्मन सिल्वर। इसीलिए महंगा भी मिलता है। तो तांबा कितना परसेंट रहता है? 55%। जस्ता कितना परसेंट? 25%। और निकल कितना परसेंट? 20%। ये सब परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है। सोल्डर आप लोग देखे होंगे, अरे जो सोल्डिंग करता है, इलेक्ट्रिकल वायर सब होता है ना, सोल्डर, उसको सोल्डिंग करता है। तो इसमें क्या होता है? शीशा कितना परसेंट होता है? 67%। शीशा कितना परसेंट होता है? उसके बाद टीन कितना परसेंट होता है? 33% टीन होता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाता है बेटा? सोल्डर बनाता है। ठीक है। अब हम लोग अम्लराज के बारे में पढ़े थे। अम्लराज और अमलगम 2 अलग अलग चीजें हैं। तो अमलगम के बारे में हम लोग फेस करेंगे। देखिए अमलगम क्या होता है कि यदि किसी धातु को पारे, यहां पे देखिए एक बीकर है आपके पास, क्या है बेटा? एक अच्छा सा बीकर हम लोग बना लेते हैं। ठीक है। और इसमें देखिए क्या होगी कि Hg मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बेटा? Hg, जिसको बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। और ये क्या मिलाते हैं? इसमें अन्य धातु हैं। देखिए परिभाषा में क्या लिखा है कि यदि किसी धातु को पारे Hg के साथ मिलाकर मिश्र धातु बना दी जाती है तो उसे अमलगम कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? अम्लराज अलग चीज था, उसमें कॉमन फैक्टर ये नहीं था पारा। कोई जरूरी नहीं कि आप पारा से मिलाइए, लेकिन अमलगम में क्या है कि कोई भी धातु रहेगी आपको किस में मिलाना पड़ेगा? पारे में। लेकिन कंडीशन उसमें होता है। कंडीशन क्या होता है? देखिए कुछ धातुएं जैसे चांदी, सोना, सोडियम, पोटेशियम Hg में मिलाकर क्या होती हैं? अमलगम बनाती हैं या बन जाती हैं। लेकिन कंडीशन ये होता है कि लोहा और प्लेटिनम, इनमें क्या होता है? अमलगम नहीं बनता है। आप पारे में डुबाएंगे तब भी नहीं बनेगा। तो लोहा, प्लेटिनम धातुएं अमलगम नहीं बनाती हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछता है कि लोहे और प्लेटिनम क्या ये पारे से मिलकर अमलगम बनाती हैं या नहीं बनाती हैं। इसको और भी घुमा सकता है क्वेश्चन को। ठीक है। तो इसलिए पता रहना चाहिए कि लोहा सभी धातुओं में होता है। Hg में मिलाएंगे तो परिवर्तन अमलगम में हो जाएगा, लेकिन लोहे और प्लेटिनम को छोड़कर। ठीक है। तो ये हमारा आज धातु और अधातु का जो चैप्टर था भाग 4 था, और ये हमारा स्वाहा आज हो गया। क्या हो गया? स्वाहा। स्वाहा का मतलब होता है खत्म हो गया। ठीक है। तो आज से हम लोग धातु अधातु नहीं पढ़ेंगे, अगली टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज।